हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल मुफ्त में कंप्लीट करवाया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन का मतलब है मुफ्त शिक्षा। हमारे यहां मतलब मैग्नेट ब्रेन पर ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़वा दिए जाएं फिर उसके बाद आपसे पैसे मांगना स्टार्ट करें, आपसे कहें कि भाई हमारा कोर्स परचेज कर लो। ऐसा नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है मुफ्त शिक्षा। आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको मुफ्त में बिल्कुल निःशुल्क तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, क्वालिटी टीचर्स के साथ, उच्च तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या बदला। तो अक्टूबर के पहले क्या कर लिया था? अक्टूबर के पहले अपन ने फरवरी वाला कुछ किया था, याद है कि नहीं? फरवरी में जो हम बात कर रहे थे कि भाई फरवरी की क्रांति, फिर फरवरी के बाद की क्रांति, फिर हमने एक फरवरी में जो पेट्रोग्राद की क्रांति देखी थी, ये सारी बातें हमने देखी थी कि पेट्रोग्राद जो था वो पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रखा था। रूस पे जर्मन विरोधी भावनाएं, ये वाली बात हमने करी थी। फिर फरवरी के बाद क्या हुआ था? लेनिन की वापसी, और लेनिन ने कुछ काम किए थे, तो वो सारी बातें हमने यहाँ पर देखी हुई थी। अब हमें देखना है कि भाई जब ये लेनिन की वापसी हो जाएगी और हमने देखा था कि संविधान सभा के लिए चुनाव जैसी बातें भी होने लगी थी, तो इन सब के बाद जब अक्टूबर का महीना आएगा तो अक्टूबर की क्रांति भी हमने देख ली थी, अक्टूबरी क्रांति भी देख ली थी। उस क्रांति के बाद अक्टूबर के बाद बदला हुआ क्या है, तो क्या बदलेगा वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अक्टूबर के बाद क्या होता है कि वोल्शेविक जो हैं, वोल्शेविकों का दबदबा हो गया था। आपको पता है वोल्शेविकों ने संविधान सभा बनाने के लिए एक प्रस्ताव दे दिया था और बोला था कि भाई यहां पर हम निर्वाचित मतलब लोगों से, जनता के द्वारा चुनकर जो लोग आएंगे उनको हम अपनी संविधान सभा में या असेंबली के अंदर जगह देंगे, संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसके अंदर जगह देंगे। ये सारी बातें हो रही थी। बोल्शेविक जैसे ही पावर में आते हैं तो अब बात आती है कि भाई इनके सत्ता में आने के बाद, चूंकि अक्टूबरी क्रांति के बाद ये सत्ता में आ गए थे, आपने देखा था कि जैसे ही सरकार ने बोल्शेविकों के ऊपर थोड़ा सा हमला करना स्टार्ट किया, वैसे ही क्रांति की जो समिति है, क्रांतिकारी समिति, उसने बोला था कि हमला, और शाम तक में केवल एक दिन के अंदर उनने जो पेट्रोग्राद है उस पर कब्जा कर लिया था, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने आपने देखा था कि मॉस्को पर भी इनका पूरा कब्जा था, और एक संविधान सभा बना डाली थी इनने ताकि हम संविधान अपने हाथ से बना पाए, हम अपना संविधान लिख पाए, उसमें जो लोग हैं वो रूस की आम जनता से चुनकर लोग आ पाए। ये सारी बातें हम देख चुके थे पिछले वीडियो के अंदर। तो जैसे ही बोल्शेविक आ गए तो अब क्या बदला होगा, सोचने वाली बात थी कि अब क्या बदल गया होगा भाई, अब इनके आ जाए, क्योंकि रूस में आप देख रहे हैं चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जो जार था वो पहले तैयार नहीं था ड्यूमा के अंदर आने में, फिर उसने ड्यूमा बनाई भी हुई थी, 3 ड्यूमा बनी थी, लेकिन ड्यूमा कंट्रोल में नहीं आया, फिर उसको अलग कर दिया गया, उसने 2 मार्च के दिन गद्दी भी छोड़ दी थी। तो रूस पे क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं हो रही थी और चीजें बहुत बदल रही थी। तो हम यही सोच रहे हैं कि भाई अक्टूबर के बाद क्या बदला होगा, ये ऐसा ही सोचा जा रहा है कि क्या बदल गया होगा। तो बोल्शेविक जब पावर में आए तो बोल्शेविकों की एक विचारधारा थी, बोल्शेविकों का एक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था कि वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। निजी संपत्ति समझते ना, हम आपके नाम पर, जैसे हमने कोई संपत्ति खरीद ली, 2 मकान खरीद लिए, 5 गाड़ी खरीद ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली, या कुछ भी कर लिया, तो ये क्या हो गई, ये मेरी निजी संपत्ति, इसका उपयोग क्या कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं। आपको करने दूंगा क्या? नहीं करने दूंगा। अगर मैं खुद उसका उपयोग कर रहा हूं, भले आप उस पर खेती कर रहे हैं तो आपको मजदूरी दूंगा और बाकी जो पैदावार है वो सब मैं रख लूंगा। तो ये सारी संपत्तियां क्या हो जाती हैं, इनको कहते हैं हम निजी संपत्ति। तो वो निजी संपत्ति के जो निजी संपत्ति व्यवस्था है उसके खिलाफ थे। आपने देखा भी हुआ था कि उन्होंने क्या कहा था कि हम सामूहिक खेत बनाएंगे, लोगों की जमीनें छुड़ा ली जाएं, एक बड़े बड़े खेत बनाए जाएं, लोग उसमें काम करें, काम करने के बाद जो फायदा हो उनको उनके काम के अनुपात में बांट दिया जाए। तो ऐसे ही ये निजी संपत्ति के विरोध में थे कि भाई निजी संपत्ति क्यों नहीं रखेगा। जैसे कई सारे उद्योग निजी थे, कई सारी बैंकें निजी थी, तो इनने क्या किया, उद्योगों और बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण करना स्टार्ट कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण क्या कहलाता है, ये राष्ट्रीयकरण कब किया उन्होंने, नवंबर 1917 में। तो ये राष्ट्रीयकरण वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, तो राष्ट्रीयकरण मतलब जो प्राइवेट था अब वो देश की संपत्ति हो गई, मतलब वो सरकार की संपत्ति हो गई, इसको ले लिया गया, वो सरकार की संपत्ति होगी, सरकार चलाएगी, सरकार तय करेगी कि ब्याज क्या लेना है, ब्याज क्या देना है। अभी तक कौन तय कर रहा था, इन बैंकों के मालिक।
उद्योग में क्या बनेगा, कितने का बिकेगा, कैसे चलाएंगे, क्या काम करने की शिफ्ट होगी, किसको क्या मजदूरी मिलेगी, ये कौन डिसाइड कर रहा था? उद्योग का मालिक। राष्ट्रीयकरण होने से क्या हुआ? ये कौन डिसाइड करेगा? अब वो सरकारी हो गए, तो सरकार डिसाइड करेगी कि कितनी शिफ्ट रहेगी, किसको कितनी नौकरी देनी है, क्या वेतन देना है, क्या सिस्टम रहेगा, वो सब कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। तो उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनने नवंबर 1917 से ही स्टार्ट कर दिया, या उसमें ही इनने कर दिया कि भाई अब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। अब किसानों को भी ये बात पता चली कि भाई यार ऐसा कुछ हो रहा है, तो जमीन जो हो गई वो क्या कर दी गई? उसको सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, या सॉरी सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। सामाजिक संपत्ति मतलब क्या है कि जो जमीन है वो पूरे समाज की है, वो समाज के लोग इकट्ठा होकर वो जमीन ले लेंगे, फिर उस पर खेती करेंगे। खेती कर जिसको कहते हैं सामूहिक खेत, पूरे गांव के खेतों को मिला दो, सब लोग उस पर खेती करें, फिर जिसने जो काम किया उस अनुपात में उसको उससे जो पैदावार हुई है वो बांट दी जाएगी, खर्चा काट कर, जिसे कुछ भी लागत जो आई है वो निकल जाए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है वो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा उनके काम के अनुपात में, है ना। तो इसको कहते हैं सामाजिक। तो ऐसे ही क्या किया ने जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। तो किसानों ने क्या किया कि जो आसपास की जमीन थी, जो जमींदार लोग थे, नवाब सामंत थे, इनकी जमीनों पर क्या करना स्टार्ट कर दिया? कब्जा, कि भाई ये जमीन हमारी हो गई, कब्जा करेंगे। कैसा युग आ गया है? समाजवाद का युग आ गया है। यहां पर संपत्ति पूरी क्या हो गई है? सामाजिक घोषित कर दी गई है। तो इनने क्या किया? कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, कब्जे की इनको छूट दे दी गई, करो कब्जा, आप कर सकते हो तो करो कब्जा, आपको ऐसी छूट दे दी गई यहां पर। तो अब ये सारी बातें यहां पर चलने लगी कि ऐसा चल ही रहा था। अब तो जब संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था, मतलब जमीनों पर कब्जा हो रहा था, तो आप देखेंगे यार जो पुराने जमाने में इनके मकान थे, है ना, बहुत बड़े बड़े मकान थे। मतलब एक आदमी रह रहा है, बंगला फैला है 5 एकड़ में, मतलब अगर कोई दूसरे कोने में लुक जाए तो पता ही नहीं चल रहा था। तो बोलसेविकों ने क्या किया कि बोलसेविकों ने इन पर कब्जा करना स्टार्ट किया, जो बड़े बड़े मकान थे इन पर कब्जा करना स्टार्ट किया, और उन मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। एक पर्याप्त मात्रा का ठीक ठाक हिस्सा मकान मालिक को दे दिया, मतलब बिल्कुल छोटा नहीं लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा बंगला था। एक ठीक ठाक सा हिस्सा किसको दे दिया? मकान मालिक को, कि भाई तुम्हारी संपत्ति हम ले रहे हैं, तो तुम इतने इलाके में, जैसे मान लो बहुत बड़ा बंगला है तो आधा ले लो, या 1/3 आपका हो जाएगा, उसमें आप अपना काम चलाओ। बाकी का जो आधा बचा हुआ है उसमें क्या करेंगे? उसके हम और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे 2-2 कमरे बना देंगे, या 2-2 कमरे का हिस्सा क्या करेंगे? उसमें क्या होगा? वो किसको देंगे? बाकी का जो बेघर लोग हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं। बेघर समझते हैं ना, जिनका कोई घर नहीं है उनको, और जरूरतमंद मतलब जिनको नीड है, मतलब घर है, 1 कमरे का घर है और मेंबर रह रहे हैं 6, तो ऐसे लोगों को जरूरत है घर की, तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? वो घर प्रदान करेंगे। किसके घर? जो मकान मालिकों के घरों पर कब्जा किया जा रहा था, या जो मकान मालिकों के घरों को लिया गया था, जिनको अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया था। ऐसे होते थे बंगले, इतने बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे, है ना। इतने बड़े बड़े बंगलों में ये परेशानी आ जाया करती कि भाई क्या करें, कैसे करें। तो ये सारी बातें हमको देखनी पड़ी यहां पर। ठीक, अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या करेंगे भाई? तो अब ये इनने मकान पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, मकान के छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट कर दिए। मकान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और हमने देखा कि भाई एक हिस्सा हमने मकान मालिक को दे दिया, और एक हिस्सा हमने किसको दे दिया? जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनको दे दिया गया। अब बोलसेविकों ने क्या किया कि जो अभिजात वर्ग था, मतलब जो रईस टाइप के लोग थे, उनसे कहा गया कि आप क्या करेंगे? पुरानी जो पदवियां हैं, पदवी समझते हैं ना, टाइटल, जमींदार, लम्बरदार, ऐसे रूस में भी चलते होंगे कुछ, उनकी भाषा में, अपन को आती नहीं भाषा तो अपन रूसी भाषा में बात नहीं करेंगे, अपन अपनी भाषा में, मातृभाषा हिंदी में बात करेंगे, है ना। रूसी बोलेंगे तो समझ पाएंगे क्या? है ना, पता नहीं क्या कहते होंगे वो, आए ऐसा कुछ पता नहीं होगा, कुछ अपन समझ नहीं पाएंगे। तो आप समझिए कि इनने क्या कह दिया अपनी भाषा में, जो उनकी भाषा के अंदर जो पदवियां होती होंगी, जैसे हमारे गांव के अंदर होती ना, कि एक किसी को कहते हैं भाई जमींदार साहब आ गए हैं, लम्बरदार साहब आ गए हैं, है ना, पटेल साहब आ गए हैं, है ना, राजा साहब आ गए हैं। ये सारी उपाधियां या पदवियां चलती थी, या राजाओं के द्वारा किसी किसी को पदवी दी गई थी, या शासन के द्वारा पदवी दी गई थी। तो जो टाइटल, पदवी का मतलब है टाइटल, तो ये सारे टाइटल या पदवियों को क्या कर दिया गया? इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। अब ये जमींदार और लम्बरदार वाली जो आपकी चौधरापन है, मतलब चौधरी टाइटल होता था ना, तो बोले जो छाती चौड़ी करके आते हैं, अब ये टाइटल आप घर में रख के आए, मतलब इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। घर में रख कर आने का टाइटल ऐसा थोड़ी चिपका के घूम रहे हैं, घर में रख कर आने का मतलब क्या है कि अब आप इस नाम का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इन पदवियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब हो क्या रहा था कि समाज में सीधे तौर पर, मतलब जब बोलसेविक लोगों का कब्जा हुआ, बोलसेविक लोग सत्ता में आए, तो उन्होंने क्या किया? सीधे तौर पर परिवर्तन दिखाने के लिए, कि ये पता चले कि हम परिवर्तन लाए हैं, ये परिवर्तन लोगों में दिखना चाहिए। तो परिवर्तन दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सेना की और सरकारी अफसरों की जो वर्दियां थी, सरकारी अफसरों की वर्दियां मतलब समझते हो ना, ड्रेस, उस ड्रेस में बदलाव करने की ठानी। क्योंकि इसके पहले तक जो ड्रेस हुआ करती, जैसे भारत में आप देखो कि अंग्रेजों की जो ड्रेस थी वो लाल और सफेद कुछ
पहनकर आया करते थे कि उस ड्रेस में उनकी सेना रहा करती थी, है ना। वैसी ड्रेस आजकल हमने किसकी कर दी, बैंड बाजे वालों की कर दी। उस ड्रेस में बैंड बाजे वाले आते हैं, शादियों में बाजा बजाते हैं, समझ रहा है ना। तो अब हमने क्या किया कि वो ड्रेस बदलनी पड़ी। अगर वैसी ही ड्रेस रहती तो जो हमारे पुराने लोग हैं वो ये कहते कि ये अंग्रेज ही हैं, है ना। उनके दिमाग में क्या जाता है कि यार ये तो वही ड्रेस है जो अंग्रेज पहनते थे, मतलब ये वैसे ही लोग होंगे। तो ड्रेस बदलना पड़ेगी ताकि लोगों को लगे कुछ नया आ गया है, कुछ बदलाव हो गया है। तो सरकारी कर्मचारियों से आपका पाला पड़ता रहता है, पुलिस दिखती रहती है, तो ये ड्रेस बदल दी गई ताकि लोगों को लगे कि यार अब परिवर्तन आ गया है, कुछ बदलाव दिखने लगा है। तो इस चक्कर में क्या किया गया कि सरकारी कर्मचारियों की और सेना की वर्दी बदल दी गई। अब वर्दी क्या रखी जाए ये कुछ तय नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो देश है वो समाजवादी देश बन गया है, और समाजवादी देश में सभी को अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से हम देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को ये अधिकार है कि वो बताए कैसा देश हो। तो इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, परिधान कहलाती है ड्रेस, तो परिधान प्रतियोगिता आयोजित कर दी 1918 में, है ना। ड्रेस कंपटीशन कर दिया कि सब कोई अपने अपने ग्रुप में ड्रेस तैयार करे कि कौन सी ड्रेस चूज करनी चाहिए, टोपी लगानी चाहिए कि कपड़े पहनना चाहिए या क्या करना चाहिए, ऐसी एक कंपटीशन कर दिया गया। तो इस पूरे कंपटीशन में कोई शर्ट बनाकर लाया, कोई पैंट बनाकर लाया, किसी ने टोपी बनाई, किसी ने जूते बनाए, किसी ने बेल्ट बनाया, किसी ने तलवार रखने की चीज, सब ने अपनी अपनी चीजें बनाई कि सर ये तो होनी चाहिए, पैंट ऐसा होना चाहिए, शर्ट ऐसी होनी चाहिए, उसके ऊपर जैकेट ऐसी होनी चाहिए। तो जो कंपटीशन होता है ना, आपने भी अपने स्कूलों में कंपटीशन किए होंगे, तो अलग अलग प्रकार की चीजें बना के ले जाते हैं, कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं, कुछ बहुत खराब भी होती हैं। तो अब इस ड्रेस उसमें कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे जो परिधान प्रतियोगिता हो रही थी, जो ड्रेस कंपटीशन हो रहा था, तो इसमें जो लास्ट में जिसका चयन किया गया, वो चयन किया गया किसका, सोवियत टोपी का। इस सोवियत टोपी को नोबका कहा जाता है ना, बुदियोनोवका ये कहलाती है सोवियत टोपी। इसका चयन हुआ कि भाई ड्रेस जो भी रहे वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये टोपी लगानी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। टोपी कैसी, ये वाली टोपी आपको लगानी पड़ेगी, ये कंपलसरी होगी, बिना इसके ड्रेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो इस टोपी का यहां पर चयन हो जाता है, ये टोपी यहां पर लगाई गई। क्लियर ये बात कि यहां पर इनके द्वारा क्या कर दिया गया, तो इनके द्वारा ये सारी बातें यहां पर कर दी गई कि भाई परिवर्तन लाने के लिए ड्रेस बदल दिया। ड्रेस क्या होगी, ड्रेस से क्या होगा, तुरंत दिखेगा ना, आदमी बदले या ना बदले, कपड़े बदल गए ना। जैसे मैं रोज काली टी शर्ट पहन के आता हूं, एक दिन लाल पीली सी पहन कर आऊं, तो आपको लगेगा एकदम से यार ये कौन आ गया, फिर चेहरा देखोगे यार ये तो वही वाले सर हैं जो पढ़ा रहे थे अपन को। तो क्या होता है कि जैसे ही कपड़ा देखते ना तो बदलाव दिखता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो रेगुलर ना देखते होंगे, तो उनको चेहरा याद नहीं रहेगा, लेकिन उनको याद है कि मैग्नेट ब्रेन पर जो लोग आते हैं वो काले कपड़े पहनकर आते हैं, है ना, काली टी शर्ट पहनकर आते हैं, सामने मैग्नेट ब्रेन लिखा होता है। लेकिन ये कल के दिन ड्रेस अचानक से बदल जाए तो आपको लगेगा कि यार अपन मैग्नेट ब्रेन पर है कि नहीं है, तो आप तुरंत जाएंगे कि यार ये मैग्नेट ब्रेन हिंदी ही है क्या। आप देखेंगे यार इस चैनल तो वही सब्सक्राइब किया, अरे फिर आप देखिए अरे ये तो वही वाले सर हैं, है ना। तो ये ड्रेस क्या करती है, ये डिसाइड करती है, ये बताती है कि भाई ये वर्दियां ये क्या करती हैं, ये आपका दिखाती हैं कि भाई कुछ बदलाव आया है, पुराने तरीके से कुछ चीजें बदल गई हैं। ठीक, तो अब जो बोल्शेविक पार्टी थी, है ना, बोल्शेविक किसकी पार्टी थी, अपन ने देखा था ना कि जो रूसी पार्टी हुआ करती, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, उसमें दो गुट देखे थे अपन ने, मेंशेविक और बोल्शेविक। तो ये बोल्शेविक किसका था, लेनिन की अध्यक्षता में, लेनिन वाला जो गुट था, इसका नाम बदलकर क्या हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी, अपन ने पढ़ा हुआ था, याद होगा। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसके नाम के आगे रूसी लगा दिया गया। अब ये क्या हो गई, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कहलाने लगी। तो बोल्शेविक पार्टी का अब ये नाम बदल दिया गया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दी गई। बोल्शेविक पार्टी ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए थे, ये हमने बात करी थी, और वो चुनाव में सभी जगह चुनाव का तरीका या निर्वाचन का तरीका असमान था, एक सा नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव कराए ताकि जनता के द्वारा लोग चुनकर आए। तो नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए क्या हो गए, चुनाव हो जाते हैं, चुनाव कराए तो इसमें कई सारे लोग जीत कर आए, लेकिन पार्टी कौन सी थी जो ताकत दिखा रही थी, बोल्शेविक पार्टी। ये पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया यहां पर, मतलब जो असेंबली थी संविधान सभा की, इस असेंबली में इनको बहुमत नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिली। जब आपको बहुमत नहीं होगा तो आप अपनी बातें मनवा नहीं पाएंगे। मतलब आपने कहा कि ऐसा पास होना चाहिए, तो आपके नेता ने अगर कह दिया कि ऐसा पास होना चाहिए तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब ज्यादा संख्या में सदस्य समर्थन देने वाले हैं, इस कारण से वो बात क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। लेकिन जब अपने पास बहुमत ही नहीं है, बहुमत कैसे, मान लो कि अगर यहां पे पार्टी
मतलब असेंबली की संख्या 200 है और 200 में कम से कम 100 आपके पास हो तो फिर आप अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन आपके पास 50 ही हैं या 40 ही हैं तो अपनी बात मनवा पाएंगे क्या? तो आपके द्वारा कई बार प्रस्ताव रखे जाएंगे, वो खारिज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अपोजिट में कितने लोग हैं? 160। ये हो सकता है आपकी बात से सहमत हो सकता ना हो। जब ये अपोजिट में है तो आपके प्रस्ताव खारिज होंगे। तो यही घटनाएं किसके साथ घट रही थी? यही घटनाएं बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन के साथ भी घट रही थी। लेनिन ने कुछ प्रस्ताव रखवाए अपनी पार्टी की तरफ से कि भाई ये बातें होनी चाहिए। क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था तो इनके प्रस्ताव क्या हो गए? खारिज। खारिज का मतलब उनको अस्वीकार कर दिया कि हम इन प्रस्तावों को मानेंगे नहीं, वो चल नहीं पाए। जब ये प्रस्ताव खारिज हो गए तो जो ताकत में रहता है उसको कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? उसको कैसा लगेगा? उसको बुरा फील होना स्टार्ट होगा। उसको लगेगा यार मैंने ही सब कुछ किया और मेरे ही प्रस्ताव खारिज हो गए। तो वो क्या होगा? तिल मिलाएगा, गुस्सा आएगी। गुस्सा आएगी तो वो कुछ कदम उठाए। गुस्से में व्यक्ति क्या होता है? ज्यादातर गलत कदम उठा लेता है। तो गुस्सा आएगी और इनने गुस्से में क्या कर दिया? ये संविधान सभा जिसको मैंने बनाया, जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, सब कुछ कर रहा हूं और उस पर मेरा बहुमत नहीं है, मेरी बात नहीं मान रही है। तो लेनिन ने क्या कर दिया कि जब इनकी प्रस्ताव खारिज होने लगे तो लेनिन ने जो असेंबली मतलब क्या था? वो संविधान सभा, इसको बर्खास्त कर दिया कि बोले अब ये काम नहीं करेगी, इसको बर्खास्त कर दिया गया। और जब आप बर्खास्त करेंगे, जब आप कोई काम करते हो, है ना, जैसे आप जब पढ़ते होंगे तो कई बार आप पढ़ते नहीं होंगे, खेलने चले जाते होंगे, तो आपको घर में मार पड़ती होगी या आपसे पूछा जाता होगा बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो? आपसे पूछते होंगे ना आपके मम्मी पापा, कोई भी हो, मतलब सवाल जवाब तो होता होगा ना कि आपके नंबर कम क्यों आए हैं, आपके टेस्ट में नंबर कम क्यों आए हैं, कोई टेस्ट निकल क्यों नहीं रहा, ऐसा पूछते होंगे आपसे। तो आपके पास आपका अपना एक लॉजिक आंसर तैयार करके रखते हैं। बोले वो पढ़ नहीं पाए थे ना, पेपर के पहले बुखार आ गया था इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए नंबर कम हो गए। कुछ ना कुछ आप अपना मत देते हैं ना, अपनी तरफ से उत्तर देते हैं। जब आप कोई काम कर देते हैं अच्छा या बुरा, तो उसके सपोर्ट में आपके द्वारा कोई उत्तर दिया जाता है। देते हैं कि नहीं? कि बोले दिन भर खेला, बोले कल बहुत पढ़ लिया था ना, तो बोले आज दिन भर खेल रहे हैं। तो अब क्या हुआ यहां पर कि अब लेनिन ने जब काम कर दिया तो फिर लोग बोलेंगे ना, लोगों को बताना पड़ेगा कि तुमने क्यों किया। तो लेनिन ने अपना एक लॉजिक दिया। उनने क्या दिया कि जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी, उनने कहा कि ये ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है असेंबली की बजाय। जब बोले असेंबली लोकतांत्रिक ही नहीं है तो इसके लिए क्या जाना, इसको बर्खास्त करना ही सही है। तो जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है उसी को इनने क्या कर दिया कि भाई अब यही आगे काम करेगी, ये लोकतांत्रिक संस्था, ऐसा उनने कह दिया, क्योंकि इसमें उनके पक्ष वाले लोगों का बोलबाला था, ऐसा इनने कह दिया। अब इनने क्या किया? अब इनकी बात आई तो इनने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यार ये बोले यार जर्मनी के साथ लड़ाई चल रही थी, आपको पता है जर्मनी का यहां पर विरोध बहुत था। आपने देखा था कि जार की जो पत्नी थी जरीना से लोग बहुत नाराज थे। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका नाम भी जर्मन भाषा में था तो उसका नाम लोगों ने रशियन भाषा में बदल दिया था, है ना। तो ये सारी बातें हमने देखी हुई थी। तो जर्मनी से इनके लोगों की बड़ी दुश्मनी टाइप की थी या उतना मेल नहीं खाता था। ये लोग क्या थे, थोड़ा सा उससे दूर रहा करते थे, उनको पसंद नहीं था। तो इनने क्या किया कि लेनिन ने जर्मनी के साथ संधि कर ली मार्च 1918 में। जबकि इनकी सहयोगी दल, मतलब जो अखिल जो आपकी रूसी सोवियत कांग्रेस है, इसमें जो और दूसरी पार्टी के नेता हैं, उनने क्या किया कि इस पर असहमति थी कि भाई ये बात गलत है यार, जर्मनी ने अपना बहुत नुकसान किया, कितना तो हराया, तुम संधि कर लो। लेकिन फिर भी नहीं माने। बोल्शेविकों ने क्या कर ली, ब्रेस्ट लिटोवस्क में एक संधि कर डाली कि एक संधि हो गई उनकी कि जो भी उनको एग्रीमेंट करना था वो कर लिया। लेकिन दूसरी पार्टियां इस एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि यार ये जर्मनी ने तो अपना बहुत नुकसान किया, नहीं करना चाहिए। जब इनने ऐसा कर दिया तो दूसरी पार्टियां नाराज हो गई कि बोले हमको कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तो अगले कुछ सालों में जब रूस के अंदर चुनाव होते हैं, किसके, जो रूसी सोवियत कांग्रेस थी ना, अखिल रूसी कांग्रेस थी, जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी, उसके लिए जब चुनाव होते हैं तो अब रूस के अंदर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में सब सारी पार्टियां अलग हो गई। अब केवल कौन लड़ती थी, एकमात्र पार्टी बची, कौन सी, बोल्शेविक पार्टी, उसके द्वारा ही चुनाव लड़ा जा रहा था, बाकी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही। तो अब देखेंगे अब, और जो रूसी सोवियत कांग्रेस थी, इसको ही इन्होंने क्या कर दिया, एक देश की संसद, इसको दर्जा दे दिया। और रूस की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं ना। रूस की संसद क्या कहलाती है, ड्यूमा कहलाती है। तो जो रूसी सोवियत कांग्रेस है उसी को संसद का दर्जा दे दिया और उसमें चुनाव लड़ने वाली पार्टी केवल कौन हो गई, एक ही पार्टी हो गई, जिसको बोल्शेविक पार्टी या रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम बदल दिया था ना, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में बोल्शेविक। तो बोल्शेविक पार्टी ही इनका क्या होने लगी, सिर्फ चुनाव लड़ने लगी। तो अब रूस की राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी। रूस की राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, रूस की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो गई, एक दलीय हो जाएगी। मतलब एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसे हमारे यहां भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यहां पर आप भाजपा, कांग्रेस, है ना, सपा, बसपा और
कई प्रकार की पार्टियां, आम आदमी पार्टी, सब पार्टियां देखेंगे। लेकिन रूस में क्या होगा, एक ही पार्टी हो गई, एक दलीय व्यवस्था हो गई कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और वही जीत, जब एक ही लड़ेगी तो जीतेगी। तो अब इनके यहाँ क्या होने लगा, अंदर पार्टी के अंदर चुनाव होने लगे, जो पार्टी का नेता बन जाएगा वही रूस का प्रधानमंत्री या प्रमुख नेता बन जाएगा। तो एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था कर दी। जब एक दलीय कर दी तो सत्ता किसके हाथ में आ गई, बोल्शेविकों की। तो सारी चीजें किसके कंट्रोल में आ गई, बोल्शेविकों की, क्योंकि पार्टी किसकी है, बोल्शेविकों की। पार्टी का नाम क्या है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। तो जितने भी ट्रेड यूनियन थे, आपने देखे थे ना, जो मजदूरों के यूनियन थे, जो भी ट्रेड यूनियन थे, सारे यूनियन किसके कंट्रोल में आ गए, इस पार्टी के कंट्रोल में आ गए, बोल्शेविक पार्टी कंट्रोल में। जब आपको ताकत ज्यादा मिल जाती है तो आप अपनी बुराई अपने मुंह पर सुनना पसंद नहीं करते, और आप ये भी तय करते हैं कोई बुराई मेरे पीठ के पीछे तो नहीं कर रहा है, तो आप ये भी जानने की कोशिश करते, ताकत बहुत होती है। तो यहां पर जो गुप्तचर है, जिसको आप इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो गुप्तचर कौन थे, इनको चेका कहते थे, या इनके पुराने नाम OGPU या NKVD, ये सारी जो है ये गुप्तचर थे, ये इनके पुराने नाम है। अभी जब ये क्रांति का दौर चल रहा है तब गुप्तचरों या इंटेलिजेंस जो भी आपके एजेंट थे उनको क्या कहते थे, चेका कहलाते थे। तो चेका लोगों की ड्यूटी लगाई गई, बोले जाओ पूरे रूस में घूमो और देखो कि रूस में कोई बोल्शेविक लोगों की बुराई तो नहीं कर रहा है, मतलब हमारी पार्टी कोई आलोचना तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो पकड़ कर लाओ, मारो, मुर्गा बनाओ, कुछ भी करो उसको, लेकिन लाओ, लाठी मारो, जेल में डालो। तो ये सब इनके द्वारा चलन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया कि भाई ये सब चीजें करने लगे। जो भी बोल्शेविक पार्टी की आलोचना करता है कि यार ये सरकार थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, बस पकड़ ले गए, मारा पीटा। तो ये किसकी ड्यूटी लगा दी, सरकारी एक संस्था जो सरकार का इंटेलिजेंस का काम करती है, गुप्तचर का काम करती है, उसकी ड्यूटी लगा दी कि हमारी कोई बुराई तो नहीं कर रहा, आप पकड़ कर लाओ और बताओ। अब इस पार्टी में जो बोल्शेविक पार्टी है, इससे युवा लेखक और कलाकार बहुत अट्रैक्ट होने लगे। अट्रैक्ट होने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि इस पार्टी की तरफ आकर्षित होने के पीछे कारण क्या था कि पार्टी जो है वो समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्थित थी। मतलब वो समाजवाद की बात कर रही थी कि हम समाजवाद लाएंगे और समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही थी। और वो परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हमने देखा उसने आर्मी की और सेना की या सरकारी की ड्रेस बदल दी थी, एक टोपी ले ली थी कि ये आर्मी में टोपी तो होगी, ये रखनी पड़ेगी, ये दिखने लगा। लेकिन हुआ क्या कि आप देखें कि जैसे ये कलाकार आने लगे, इनको लगा कि परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो इनने कलाकारों ने लेख और मतलब कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। कुछ कॉम्बिनेशन में लाने लगे, ऐसा घर बन सकता है, ऐसी डिजाइन हो सकती है, क्या लिखने की कोई कला आ गई, पेंटिंग की कोई कला आ गई, ये सारे नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे। लेकिन सरकार को लगता था, कई बार क्या होता है कि लेखक व्यंग में भी लिख देता है, पेंटर व्यंग में भी बना देता है। आपने देखा होगा कई बार कार्टून्स है ना, सो सॉरी वाला सीरियल देखा होगा आपने, आज तक का सो सॉरी एपिसोड, उसमें किसी भी नेता का कार्टून बना देते हैं। अब जिस नेता को उसका कार्टून दिखाते हैं उसको अच्छा लगेगा कि बुरा, उसको तो बुरा लगेगा, यार मेरी शकल इतनी अच्छी, कार्टून बना दिया। तो अब क्या हुआ कि जब ये लिखने की कला या चित्रकला या पेंटिंग, जब इसमें कुछ नए नए प्रयोग करने लगे तो सरकार ने इनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब सरकार अब डिसाइड करने लगी कि ये चीज मार्केट में जाएगी कि नहीं जाएगी, बोले ये गलत है, इसको आप नहीं ला सकते। जब ये चीजें आने लगी तो समाजवाद में तो ये चीजें होती नहीं है, ये चीजें आने लगी तो ये युवा लोग जो है इनका क्या होने लगा, मोह भंग होने लगा, वो पार्टी छोड़कर जाने लगे। बोले यार ये तो समाजवाद की बात कर रहे हैं और ये मतलब हमने कोई कार्टून बना दिया, हमने कुछ लिख दिया, सही को सही गलत को गलत तो कह ही सकते हैं, अगर हमने गलत कह दिया तो ये हमारे ऊपर सेंसरशिप, बोले ये कहने का अधिकार नहीं है, आप अच्छा अच्छा कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो पार्टी से नए नए लोग जुड़े थे उनका मोह भंग हो गया, मतलब वो पार्टी छोड़कर जाना स्टार्ट कर दी। ये सारी घटनाएं क्या हुई, अक्टूबर में आपको बदलाव के तौर पर देखने को मिली, है ना। ये सारी चीजें अक्टूबर में बदली हुई थी। ये हमने अक्टूबर के बाद क्या बदला ये सब हमने देखा हुआ था कि बोल्शेविक का कब्जा हो गया, उन्हें असेंबली को बर्खास्त कर दिया, सोवियत रूसी कांग्रेस जो है उसी को उन्हें ये बना दिया कि भाई यही संसद है, और एक दलीय पार्टी व्यवस्था लगा दी, गुप्तचरों को पीछे लगा दिया कि जो बोल्शेविकों की बुराई करेगा पकड़कर जेल में लाओ। नए नए प्रयोग, नए नए लेख होने आने लगे, नए नए युवा लोग पार्टी से जुड़े, लेकिन जल्दी ही पार्टी छोड़कर जाने लगे। अब आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com वेबसाइट डेवलप की गई है और मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डेवलप किया गया है, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
आप जैसे ही वेबसाइट को गूगल पर डालेंगे magnetbrains.com, तो आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जिस पर आप देख पाएंगे कि मैग्नेट ब्रेन 100% फ्री एजुकेशन उपलब्ध करा रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो ये क्या कर दिया गया, आपकी सुविधा के लिए किया गया है ताकि आप आसानी से वीडियो देख पाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएं। जैसे ये खुलेगा तो अपनी क्लास मतलब अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, आप इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको कौन सी क्लास में जाना है, 10th 9th 6th 7th सब सारी क्लास यहाँ पर होंगी, तो उन क्लास के अंदर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको किस क्लास की वीडियो देखने हैं, उस क्लास के वीडियो देखने हैं, उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही उस जो भी वीडियो आपको देखने हैं क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें आप देख पाएंगे किस टॉपिक के अंदर कितने वीडियो आए हैं, और आप ये देखकर कौन से हमें टॉपिक का सब टॉपिक देखना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से। ठीक, ऐसे वीडियो आपको बहुत आसानी से चलते हुए दिख जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपका अपना चैनल है जिस पर आप हिंदी माध्यम की पढ़ाई बहुत ही सुविधाजनक तरीके से बहुत ही अच्छे कंटेंट और अच्छे टीचरों के साथ कर रहे हैं। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनसे भी कहें कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, करेंगे ना, इतना करना ही है भैया, आपको कितना फ्री में मतलब कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि ये एक चैनल आ गया है जहां पर अब हिंदी मीडियम वालों की सारी समस्याएं खत्म कर दी गई हैं, उनको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, सभी क्लास के कॉन्सेप्ट वीडियो सब कुछ वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको सबको ये बताना है। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग एकदम निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो आपको ये वीडियो प्राप्त करने के लिए करना क्या है, आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करेंगे, और कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।